बताया था कि जो टू वैल्यू लॉजिक होती है जो कि बेसिकली बाइनरी लॉजिक होती है 1 और 0, ऐसे वेरिएबल्स जो इन दो वैल्यूज़ को जो है रिटेन कर सके, कोई भी वेरिएबल है, तो ऐसे वेरिएबल को फिर कहते हैं कि ये बूलियन वेरिएबल है, जो कि जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 या 0 हो सकती है। तो सादा अल्फाज में ऐसे वेरिएबल जो कि सिर्फ बाइनरी वैल्यूज़ पोजेस कर सकते हैं, या बाइनरी 1 या बाइनरी 0, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बूलियन वेरिएबल कहते हैं, या टू वैल्यूड वेरिएबल्स, क्योंकि टू वैल्यूड लॉजिक असल में बूलियन लॉजिक ही होती है। और इसके जो स्पेशल मैथमेटिक्स है इसकी, जिसके अंदर ये स्पेशल वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, इस स्पेशल मैथमेटिक्स का हमने एक नाम रखा हुआ है बूलियन अलजबरा। तो जब हम बूलियन अलजबरा की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें ऐसे वेरिएबल इस्तेमाल होंगे जो सिर्फ दो वैल्यूज़ पोजेस कर सकते हैं, बाइनरी 1 या बाइनरी 0। कुछ लॉज मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने लॉ नंबर 1 से लेके लॉ नंबर 9 तक की डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने की थी। मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि लॉ नंबर 1 से लेके लॉ नंबर 9 तक हमने सारे लॉज को इन डेप्थ जो है डिस्कस भी किया था, और हमने इसको प्रूव भी किया था। ये अगर मैं रिकॉल करवाऊँ तो याद रखिए कि कुछ लॉज इसमें बड़े ज़रूरी हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकली ये लॉ नंबर 2 है, अगर किसी बूलियन वेरिएबल में 1 और हो रहा हो तो वो 1 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेशन में एक भी 1 आ जाए तो दिस इज़ ऑब्वियस कि उसकी आउटपुट 1 होगी, ठीक है। सिमिलरली एक लॉ नंबर 8, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ नंबर 8 और 2 स्पेसिफिकली, ये दो लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8 और 2 ये ऐसे लॉज हैं जो कि आपके एक्सप्रेशन को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई करते हैं। सिमिलरली लॉ नंबर 6, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है कि जहाँ पे भी एक बूलियन वेरिएबल अपने ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में और हो रहा हो तो उसका जवाब 1 होता है। और सिमिलरली अगर एक जैसे दो बूलियन वेरिएबल आपस में उनका और ऑपरेशन हो रहा हो तो वो जो है एक के इक्विवेलेंट लिखे जाते हैं, जैसे कि 0 और 0 इज़ 0, 1 और 1 इज़ 1, b और b इज़ b, सिमिलरली a और a इज़ a। लॉ नंबर 10, 11, 12 के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दी थी जो कि सेल्फ असेसमेंट असाइनमेंट थी। आज हम लॉ नंबर जो है 9 तो हमने कर लिया था। लॉ नंबर 8 जो है लॉ नंबर 10, 11, 12 जो है इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसको हम प्रूव भी करेंगे। लॉ नंबर 10 जो है a और a डॉट बी इज इक्वल टू a, इसको प्रूव करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो जो मैं आपको बता देता हूँ वो विदाउट ट्रुथ टेबल है। सपोज करें कि मैंने यहाँ पे लिखा a और a डॉट बी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो आपको अपनी बेसिक मैथमेटिक्स से पता होगा कि इन दोनों में से इन दोनों एक्सप्रेशंस में से या इन दो टर्म्स में से हमारे पास एक चीज़ कॉमन आती है जो कि वेरिएबल a है। सो इसका मतलब है कि दैट इज़ इक्वल टू a अगर कॉमन ले लिया जाए तो जब यहाँ से a बाहर चला जाएगा एज अ कॉमन वेरिएबल तो वी विल बी लेफ्ट विद 1, बीच में और ऑपरेशन, यहाँ से भी a कॉमन चला गया तो वी आर ओनली लेफ्ट विद b। फाइन। सो जब मैंने इसमें से a कॉमन लिया सो वी आर लेफ्ट विद 1 और b। ठीक है जी, मैं अननेसेसरी लाइंस को यहां से रिमूव कर रहा हूं विजिबिलिटी के लिए। अब मुझे क्या आप बता सकते हैं कि 1 और b क्या होगा? कोई लॉ आपने ऐसा पीछे पढ़ा है जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाए? ऑब्वियसली अगर आप पीछे लॉज में जाएं तो आपको एक लॉ जो है आपको नज़र आएगा कि अगर किसी भी बूलियन वेरिएबल में 1 और हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये हमने प्रूव किया था। सो एक तो बड़ा सिंपल सा मेथड होगा जो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर हम लोग बूलियन लॉ को यूज़ करें तो 1 और b का मतलब क्या हो गया? 1। इसका मतलब है, याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन है। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए मैंने जब कॉमन लिया तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर तो है, ठीक है। तो जब मैंने कॉमन ले लिया तो असल में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटर है वो डॉट ऑपरेटर आ जाता है कॉमन लेने के बाद। तो a डॉट 1 हमारे पास क्या होगा? a डॉट 1 हमारे पास a होगा। ये भी एक लॉ था, ठीक है। तो पहला मेथड तो बड़ा आसान हो गया कि आप सिंपली इसमें से a कॉमन ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। पीछे वी आर लेफ्ट विद 1 और b, 1 और b हमारे पास 1 की इक्विवेलेंट है, एंड देन फाइनली वी आर लेफ्ट विद a, क्योंकि a और 1 का जो एंड ऑपरेशन है वो a की इक्वल। जैसे कि 1 डॉट 1 1 होता है, b डॉट
जो है 1b होगा। ये डिपेंड करता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू 0 होती तो ये एंड ऑपरेशन की वजह से 0 हो जाता, 1 होती तो 1 होता। ऑब्वियसली यही दो वैल्यूज हो सकती है। दूसरा इसका एक और मेथड भी है जिसको हम लोग ट्रुथ टेबल मेथड बोलते हैं। ट्रुथ टेबल की बोलियन अलजबरा में और स्पेसिफिकली डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में बड़ी अहमियत है। बोलियन अलजबरा के अंदर ट्रुथ टेबल इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए, या किसी भी एक्सप्रेशन के को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, हम आगे जाके देखेंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए। ये मैंने ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है और मैं अब इस ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है। इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं? इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, ए बी। इसका मतलब है कि ट्रुथ टेबल भी कितने वेरिएबल का बनेगा? 2 वेरिएबल का। अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करें तो जब हमारे पास 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 क्या होगी? 4। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी? 4। जब आपको नंबर सिस्टम से ये बात याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहां पे पहले वेरिएबल लिखा ए, फिर वेरिएबल बी लिखा, क्योंकि 2 वेरिएबल से तो हमारे पास कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? 3 एंड 4। हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप याद करें तो मैंने आपको इनको लिखने का तरीका भी बताया था। 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये तो सबसे पहले तो मैंने सिर्फ ए और बी के हवाले से यहां पे मैंने वैल्यूज को फिल आउट किया। ठीक है जी। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, ए बी और तीसरा सी होता, तो 2 की पावर 3 मतलब हमारे पास 8 पॉसिबल वैल्यूज होती, और 8 आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम के हवाले से वो टेबल भी आपको आता होगा। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना शुरू करते हैं। अच्छा, देखें हमारे पास लिखा हुआ है ए और ए एंड बी। याद रखिएगा कि सबसे पहले हम उस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं जिसमें एंड आ रहा हो। अच्छा, ये चीज़ आप बोथ मैथ्स रूल एक रूल होता था, वैसे तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए होता है। बोथ मैथ्स रूल कहते हैं कि पहले ब्रैकेट होती है, फिर ऑर्डर होता है, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कि सबसे पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी और फिर सब्ट्रैक्शन होगी। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि डिवीजन और जो है सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही है। असल में तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन होता है और लॉजिकल एडिशन और ऑपरेशन होता है। तो बस अगर आप ये याद रख लें तो आपको याद रह जाएगा कि अगर कहीं पे और एंड ऑपरेशन एक साथ आ रहे हो तो पहले एंड ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद हमारे पास और ऑपरेशन होगा। ये कंफ्यूजन बाज़ दफ़ा हम इस लिहाज से भी मिटा देते हैं कि हम लोग ब्रैकेट्स लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये ब्रैकेट्स मैं यहाँ दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। तो जब आपके पास ब्रैकेट्स लगे हुए हो तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस ना भी होते तो मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर हम लोग इसको ए और ए एंड बी लिखें तो सबसे पहले ए एंड बी वाला ऑपरेशन होगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन पहले किया जाता है, उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ होगा। तो पहले एंड ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर हमारे पास और ऑपरेशन होता है, गिवन कि वो ब्रैकेट में ना हो। अगर ब्रैकेट में हो तो हो सकता है प्रेसिडेंस चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लिखा हुआ हो ए और ए एंड बी, अब क्योंकि ये हमारे पास अब ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं तो पहले और ऑपरेशन होगा, फिर एंड ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये मैं आपको ब्रैकेट्स की टर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस नहीं है, इसलिए पहले एंड ऑपरेशन होगा। चलें जी, मैं इस चीज़ को यहाँ पे अरेज कर रहा हूँ, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम किसको सॉल्व करें? ए एंड बी को। तो पहले हम ए और बी का एंड लेंगे। ठीक है जी। 0 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, 1 and 0 is 0, 1 and 1 is 1। ये तो हमारे पास पहला वाला जो है ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इसी ए एंड बी का और ऑपरेशन करवाना है ए के साथ। ठीक है, मतलब इस ए एंड बी का ऑपरेशन होगा अब ए के साथ और ऑपरेशन। ठीक है, 0 और 0 जो मैंने यहां लिखा हुआ भी है, 0 और 0 0, क्योंकि मैंने बताया था कि और लॉजिकल एडिशन होती है। 0 और 0 इज 0, 0 और 0 इज 0। 1 और 0 क्या होगा? 1, और 1 और 1 भी क्या होगा? 1। इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये आ गया, 0 0
डबल वन। होपफुली ये वाली बात आपको समझ आ गई, बल्कि इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लें और एक दफ़ा इसको दोबारा से समझ लें जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। फाइन, ओके। इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड तो उसका तो हमने आंसर निकाल लिया। अच्छा, राइट हैंड साइड हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ए और ए एंड बी किसकी इक्विवेलेंट आ रहा है? ए के। मुझे बताएं ए का जवाब क्या है? 0 0 1 1। और हमारा भी जवाब क्या है? राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का, ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है RHS। सो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है? 0 0 1 1। राइट हैंड साइड भी क्या है? 0 0 1 1। इससे ये प्रूव होता है कि ए और ए एंड बी और ए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जो कि मैं यहाँ पे अगले टेबल में मैंने आपको शो कराया हुआ है कि ये और ये आपस में इक्वल है। ये तरीका कहलाता है ट्रुथ टेबल का तरीका, और ट्रुथ टेबल का वर्ड से ही क्लियर है कि इस्तेमाल होता है ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगला लॉ हमारे पास लॉ नंबर 11 है, और लॉ नंबर 11 हमें कहता है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है जी, ये इक्वल है किसके? ए और बी के। अब अनफॉर्चुनेटली यहां पे कोई बुलियन लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। जो हमने पीछे लॉज पढ़े थे, इन लॉज में से कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, तो इसका ओनली वे जो है वो फिर ट्रुथ टेबल ही है। तो इसमें कोई इशू नहीं, हम लोग ट्रुथ टेबल से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब ये मेरे पास गिवन बुलियन एक्सप्रेशन है। याद रखें, मैं बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा भी सही। ये हमारे पास गिवन बुलियन एक्सप्रेशन है। अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने बुलियन वेरिएबल हैं? सिर्फ 2 हैं, ए बी। ठीक है, इसलिए टेबल भी 4 के हिसाब से बनाया गया है। और 0 0 1 1 0 1 0 1, ये कॉन्सेप्ट तो अब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करूंगा, फिर मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड है ए और ए नॉट एंड बी। पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आपके पास अगर ब्रैकेट ना हो तो पहले एंड ऑपरेशन सॉल्व होता है, फिर और होता है। ओके फाइन, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है कि एंड ऑपरेशन से पहले भी एक चीज है कि हमें ए का क्या लेना पड़ेगा? नॉट। तो पहले हम ए का नॉट लेंगे, फिर हम बी के साथ एंड ऑपरेशन कराएंगे। इसलिए कि जब तक हम नॉट नहीं लेंगे तो फिर ए एंड बी के बाद नॉट लेंगे, तो फिर वो ए नॉट एंड बी नहीं होगा, बल्कि वो ए एंड बी का नॉट हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको अरेज कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए ए का नॉट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए का नॉट, जो कि ये हमारे पास ए है। तो 0 का नॉट क्या होगा? 1। 0 का नॉट क्या होगा? 1। 1 का नॉट क्या होगा? 0। और फिर 1 का नॉट क्या होगा? 0। ये हमारे पास निकल आया ए का नॉट। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। फाइन, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने ए का नॉट तो ले लिया, अब हमने इसका एंड ऑपरेशन कराना है बी के साथ। सो हमने ए नॉट का एंड ऑपरेशन करवाना है बी के साथ। ठीक है जी, सो 1 0 एंड 1 इज 0। आपको पता है एंड ऑपरेशन में एक भी 0 आ जाए क्योंकि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, तो जवाब 0 हो जाएगा। 1 एंड 1 इज 1, 0 एंड 0 इज 0, और 1 एंड 0 इज 0। फाइन, होपफुली आपको ये वाला भी स्टेप जो है ये समझ आ गया होगा। फाइन, उसके बाद हमारा आखिरी स्टेप क्या है कि हमने यही जो ए नॉट एंड बी लिया है, इसका और हमने करवाना है ए के साथ। सो हमने इसका और करवाना है, इसका और करवाना है हमने ए के साथ। तो हम करवा लेते हैं। 0 और 0 इज 0, 0 और 1। याद रखें और ऑपरेशन में एक भी 1 आ जाए आउटपुट 1 होती है क्योंकि ये लॉजिकल एडिशन है। 1 1 और 0 इज 1, 1 और 0 इज 1। तो हमारा जवाब क्या हुआ? 0 1 1 1। हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है? 0 1 1 1। अब हमारी राइट हैंड साइड का जवाब भी 0 1 1 1 होना चाहिए, तभी ये लॉ हमारे पास प्रूव हो सकता है। ओके, सो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि बड़ी सिंपल सी है। राइट हैंड साइड इसकी क्या है? ए और बी। ये ए है और ये बी है। 0 और 0 इज 0, 0 और 1 इज 1, 1 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी 0 1 1 1 है,
और राइट हैंड साइड जो का जवाब भी 0,111 है। इसका मतलब है कि ये लॉ हमारे पास प्रूव भी हो गया है और ये ठीक भी है। ठीक है जी, मैंने आगे जाके इसको सॉल्व भी किया हुआ है। ये जो लॉ है जब आप उसको खुद सॉल्व करेंगे, मैं यहां पे आपको हिंट जरूर देता चलूं। हिंट ये है कि जैसे कि यहां लिखा हुआ है ए और बी एंड ए और सी। मैंने आपको बताया था कि बेशक एंड ऑपरेशन और से पहले होता है, लेकिन अब क्योंकि ब्रैकेट्स आ गए तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले ए और बी होगा, फिर ए और सी होगा, और फिर इन दोनों जवाबात का एंड ऑपरेशन होगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड में फिर सबसे पहले आप एंड ऑपरेशन कराएंगे, फिर आप उसके बाद और ऑपरेशन कराएंगे। ये मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ है, आप जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। तीसरी बात मैं आपको एक और बताता चलूं जो मैं शायद भूल गया, कि यहां पे कितने बूलियन वेरिएबल हैं, 3 हैं, ए बी सी। तो क्योंकि 3 वेरिएबल्स हो गए, इसलिए टेबल हमारे पास 8 का बनेगा, जैसे कि आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम में पढ़ा था। क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। और उसका तरीका मैंने बताया था, 4 zeros 4 1, फिर 2 zeros 2 1, फिर 0 1 0 1। यहां पे हमारे पास बोलियन के 11 लॉज का आई एम सॉरी, यहां पे हमारे पास बोलियन के 12 लॉज का प्रूफ कंप्लीट होता है। होपफुली ये 12 लॉज आपको समझ आ गए होंगे। मैं चाहूंगा कि अब आप यहाँ पे जो है, जो मैंने आखिरी 3 लॉज आपको बताए हैं 10 11 12 यूजिंग ट्रुथ टेबल्स, मैं चाहूंगा कि आप इन तीनों को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ज़रा रिवाइज करें। और जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर हम लोग आज अपना अगला जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इन लॉज को इस्तेमाल करके हमने अब बोलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है। उससे पहले तो मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि बोलियन एक्सप्रेशंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स का पॉज दें, और पॉज देने के बाद फिर मैं आगे मूव करूंगा इन लॉज को इस्तेमाल करके बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ओके, अगर आपने रिवाइज कर लिया तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो लॉज हमने पढ़े हैं ये बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स में सोच के इसको छोड़ देते हैं, जबकि बोलियन अलजबरा की डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में असल में क्या एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं। सो काइंडली जब मैं आपको आगे जाके हम लोग एक लॉजिक डायग्राम, एक टॉपिक हमने आज पढ़ना है, वो जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो आपने बहुत ध्यान से वो चीज़ समझनी है कि जो हमने लॉज पढ़े हैं और जब हम बोलियन अलजबरा को इस्तेमाल करेंगे तो इस बोलियन अलजबरा से जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस करेंगे उसका हमें फ़ायदा असल में क्या होगा। तो वो चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। ये बड़ा एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बोलियन एक्सप्रेशन असल में क्या होता है। बोलियन एक्सप्रेशन में 4 चीज़ें होती हैं। बोलियन एक्सप्रेशन में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो नंबर 1 के ऊपर हमारे पास होता है आउटपुट बोलियन वेरिएबल। याद रखें कि ये एक ही होता है, ठीक है जी, ये ज़हन में रखिएगा कि आउटपुट बोलियन वेरिएबल तो एक ही होता है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन में नॉर्मली अगर नंबर ऑफ आउटपुट ज़्यादा हो तो आउटपुट वेरिएबल ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे पास जो बोलियन वेरिएबल है वो एक ही होता है। उसके बाद हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल। फिर हमारे पास इनपुट बोलियन वेरिएबल्स होते हैं, ये इक्वल के राइट साइड पे लिखे जाते हैं, ये मैं आपको भी बताता हूं। और उसके अलावा हमारे पास बोलियन ऑपरेटर्स होते हैं। याद रखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर अलग चीज़ है जो कि इक्वल होता है, और बोलियन ऑपरेटर अलग चीज़ है जो कि एंड और नॉट होता है। सो होपफुली आपको ये 4 चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप एक दफ़ा इन चारों को मेरे साथ रिवाइज करें कि पहले आउटपुट बोलियन वेरिएबल होता है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल। इक्वल को तो आप मैथमेटिक्स में भी जानते होंगे। इनपुट बोलियन वेरिएबल जो इक्वल के राइट साइड पे लिखा होता है, और फिर बोलियन ऑपरेटर जो कि एंड और नॉट होते हैं। ओके, यही वाली बात अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन के एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, z इज इक्वल टू a और b एंड c। ये मैंने डिफरेंट कलर्स में इसलिए लिखा है ताकि आपके लिए जज करना आसान हो। जो पर्पल कलर में है ये आउटपुट बोलियन वेरिएबल है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो ग्रीन कलर में लिखे गए हैं ये इनपुट बोलियन वेरिएबल है, और ये जो लाइट ब्लू कलर में लिखा गया है ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम लोग याद रखें। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट और बोलियन ऑपरेटर एक ही चीज़ कंसिडर की जाती है अगर आप लोग बात करें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, वरना सेट थ्योरी में हम लोग इसको मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। वरना यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं बोलियन ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसका मतलब हम लोग एक ही टर्म में सोच रहे हैं।
ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताई हुई है। इसको हम लोग कहते हैं जी आउटपुट बूलियन वेरिएबल, क्योंकि जी इक्वल की लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, ठीक है जी। और जो भी जवाब निकलेगा वो z को वो वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी हमारे पास। और इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो तीन आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं इनपुट बूलियन वेरिएबल ए बी सी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि वेरिएबल रिपीट होने से उसकी तादाद पे फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए और बी एंड बी नॉट, तो ये तीन बूलियन वेरिएबल कंसिडर नहीं होंगे, ये दो बूलियन वेरिएबल ही कंसिडर होंगे ए बी, क्योंकि ये बी वेरिएबल सिर्फ महज रिपीटेशन इसकी हो रही है, ये तीसरा बूलियन वेरिएबल नहीं है। और इसको हम लोग बोलते हैं बूलियन ऑपरेटर। यहाँ पे दो बूलियन ऑपरेटर हैं, एक हमारे पास और ऑपरेटर है, दूसरा हमारे पास एंड ऑपरेटर है जी। और इस पूरे को एज अ होल हम लोग कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। इस पूरे को एज अ होल हम लोग क्या कहते हैं जी, बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन में चार चीजें हो गई, आउटपुट बूलियन वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनपुट बूलियन वेरिएबल और बूलियन ऑपरेटर्स। और ये एज अ होल हमारे पास कहलाता है बूलियन एक्सप्रेशन। हमने इसी तरह के बूलियन एक्सप्रेशंस हमें दिए जाएंगे जिनको हमने बूलियन के लॉज के थ्रू सिंप्लीफाई करना है। सो अब हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैं स्पेसिफिकली आपको आज सॉल्व करवाऊंगा ये आपके फ्यूचर के काम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बूलियन अलजबरा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है इसको कंक्लूड कर लेंगे। तो आपने काइंडली जो आज के एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूँ ये आपने बहुत ध्यान से समझनी है। अब हम देखते हैं कि असल में बूलियन लॉज का हमें फ़ायदा क्या है। ये जो एग्जांपल मैं आपको यहाँ करवाने लगा हूँ, अगर ये एग्जांपल आप A to Z सारी समझ लेंगे तो आपको एक दफ़ा पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि असल में बूलियन अलजबरा का फ़ायदा है क्या और प्रैक्टिकली हम लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं। देखिए मैथमेटिकली तो ठीक है, हमने सारा देख लिया, लेकिन आप एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कंप्यूटर में ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है। तो ये एग्जांपल ज़रा ध्यान से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी बात समझ आ जाएगी। हमने इसमें तीन काम करने हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। ये सिंपली नहीं, ये सिंप्लीफाई, शायद मैंने यहाँ मिस्टेक की हुई, दैट इज सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। नंबर वन आपने इसको क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद नंबर टू पे आपने सिंप्लीफाई करके ट्रुथ टेबल बनाना है, जैसे कि अभी आप पीछे ट्रुथ टेबल बनाना आपने सीखा है। यह बात आपको अभी समझ आएगी कि यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, वो आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपने समझनी है, जो आपने शायद पहले नहीं कभी समझी, वो है लॉजिक डायग्राम हमने इसकी बनानी है। लॉजिक डायग्राम हम दो चीज़ों की बनाते होते हैं, हम लोग ओरिजिनल एक्सप्रेशन की भी बनाएंगे और इसी के सिंप्लीफाइड वर्जन की भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपको बात मैं एग्जांपल से करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लॉज हमने जो बूलियन के पढ़े थे, 12 लॉज, ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया कि ये 9 लॉज का ही इस्तेमाल आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि 10, 11, 12 तो ट्रुथ टेबल से प्रूव हो रहे हैं। वैसे भी 1 से लेके जो 9 तक लॉज हैं ये ज़्यादा प्रैक्टिकल इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हीं 9 में से कोई लॉज इस्तेमाल होंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर तकरीबन हर स्टूडेंट को मैं एक अलग बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो ऐसा ना हो कि आपको यह लगे कि शायद बूलियन एक्सप्रेशन सबको सेम आएंगे हर स्टूडेंट का, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो काइंडली इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको बात जो है वो समझ आए और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू a एंड a नॉट और b। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो पहला स्टेप मैंने यहां पे लगाया वो ये है कि मैंने आपस में सबका एंड ऑपरेशन करा दी। जरा इस बात को देखिएगा। पहला स्टेप मेरे पास मैंने क्या किया है, z इज इक्वल टू, याद रखिएगा यहां पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये बात चले मैं आपको ऐसी भी समझा देता हूं। सपोज करना आपके पास लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4। वैसे तो ये बात ठीक नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये बात ठीक है। सो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में हमारे पास प्लस आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर हमारे पास आएगा 6 + 12। ठीक है, फाइन। तो इसी तरीके का कुछ काम मैं यहां पे कर रहा हूं कि ए का पहले एंड ऑपरेशन होगा ए नॉट के साथ। मैंने आपको बता दिया था कि इसको हम लोग नॉट बोलते हैं। ठीक है, ये बात अब आपको समझ आनी चाहिए। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके ये बात दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं।
सो सबसे पहले मैंने ए का एंड ऑपरेशन किया ए नॉट से। ये मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस वजह से, या पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। बीच में प्लस आ गया, फिर ए का एंड ऑपरेशन हो गया बी के साथ। तो जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं आपके पास बहुत सारे वे हैं, जिसमें पहला वे ये होता है कि आप सबसे पहले सबका आपस में एंड ऑपरेशन करा दें। लेकिन ये भी आपने इंटेलिजेंट वे में करना होता है। हो सकता है कि बाज़ दफ़ा एंड ऑपरेशन करवाने से पहले ही कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है। ये बात आपको मैं आगे जाके समझाऊंगा एक और एग्जाम्पल से। मैंने सबका एंड ऑपरेशन करवा दिया, ये चीज़ यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाती है। क्या मुझे बता सकते हैं कि ए एंड ए नॉट किसके इक्वल होता है? क्या मुझे बता सकते हैं ए एंड ए नॉट किसके इक्वल होता है? ये ऊपर एक लॉस का टेबल मैंने दिया हुआ है, जरा यहां से मुझे ढूंढ के बताएंगे कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर आपको समझ आ गया तो बेसिकली जो लॉ नंबर 8 अप्लाई हो रहा है कि ए एंड ए नॉट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गया? 0। इसलिए आप याद रखिएगा कि बूलियन लॉज को रिवाइज करना और उनको जहन में रखना बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए बड़ा जरूरी है। 0, देन वी हैव ए एंड बी, फाइन। अब इसका जवाब क्या होगा? ए एंड बी और 0। वैसे तो आपको पता होगा कि एनीथिंग और 0 जो भी करेंगे तो सिंपली आप 0 में इस चीज का और ऑपरेशन या लॉजिकल एडिशन करा रहे हैं तो वो तो आपको पता ही है कि ए एंड बी ही जवाब आएगा, ठीक है। वरना आप पीछे से इसका लॉ भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने ये वाला पहला लॉ पढ़ा था कि ए और 0 इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब है। सो आप देख रहे हैं कि हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। ये बात आपको थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा कि मैंने इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया। जो है सिंप्लीफाई जो मैंने किया है इसका फ़ायदा असल में क्या है। सो अब हम इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं कि z इज़ इक्वल टू ए एंड ए नॉट और b। मैंने सबसे पहले ए एंड ए नॉट लिया, फिर मैंने ए एंड बी लिया। ए एंड ए नॉट का जवाब हमारे पास 0 है। ए एंड बी के ऊपर कोई ऑपरेशन हम नहीं अप्लाई या लॉ अप्लाई नहीं होता था, सिर्फ एंड ऑपरेशन अप्लाई होता था, जो कि क्योंकि वेरिएबल है तो भी ये ए एंड बी ही रहेगा। इसका जब और ऑपरेशन इसके साथ करवाया तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है वो ए एंड बी है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये फाइनल जवाब बनता है कि ए एंड ए नॉट और बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, अभी ये बात तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि क्या ये वाकई में इक्वल है। चले मैं ये सवाल आपसे यहां पूछता हूं, क्या ए एंड ए नॉट और बी क्या वाकई ए एंड बी के इक्वल है? ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई चीज़ है जो हमें बताएगी कि जी इसके कैसे इक्वल है? यस, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमें बताएगा कि क्या ये दोनों वाकई में इक्वल हैं या नहीं है। सो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप हुआ कि हमने सिंप्लीफाई करना था, जो कि मैंने यहां पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी, यूजिंग बूलियन लॉज। ये चीज़ मैंने स्लाइड्स के अंदर भी यहां पे लिखी हुई है। ये हमारा फाइनल आंसर है, फाइन। दूसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप समझ आ गया। दूसरा स्टेप है क्या? मैंने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। मैंने प्रूव करना है कि ए एंड ए नॉट और बी का जवाब ए एंड बी ही है। यह बात अब मैंने प्रूव करनी है। यह बात अब प्रूव करने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा किसका? ट्रुथ टेबल का, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। तो स्टेप नंबर 2 क्या हमारे पास होता है? स्टेप नंबर 2 होता है कि आपने इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना होता है। ट्रुथ टेबल, फाइन। अब हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने बूलियन वेरिएबल्स हैं। इसमें सिर्फ 2 बूलियन वेरिएबल्स हैं, ए बी, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं एक और सवाल अगर यहां पूछूं, क्या मुझे बता सकते हैं कि इसमें ऑपरेटर्स कितने हैं? इसमें 3 ऑपरेटर्स हैं। एक एंड ऑपरेटर है, एक नॉट ऑपरेटर है और तीसरा और ऑपरेटर है। तो इसमें टोटल कितने ऑपरेटर्स हैं? 3। वी हैव 3 नंबर, वी हैव टोटल ऑफ 3 ऑपरेटर्स। जो यहाँ पे बूलियन के हमारे पास टोटल 3 ऑपरेटर्स हैं। एक एंड ऑपरेटर है, एक नॉट ऑपरेटर है और तीसरा हमारे पास और ऑपरेटर है। ये बात हमें असल में आगे जाके काम आएगी। ये बात मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बताई क्योंकि हमारे पास इनपुट वेरिएबल सिर्फ 2 हैं। याद रखें, ये इनपुट वेरिएबल कहलाते हैं जो राइट हैंड, जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो टेबल भी हमारे पास 2 का बनेगा। ये 2 का टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, फाइन। ये ड्रॉ किया हुआ है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग जरा प्रूफ करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड का जवाब निकालते हैं, फिर हम उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ए डॉट ए नॉट और बी, फाइन। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होती है, जो कि क्या है हमारे पास, जो कि रह जाती है, क्या रह जाती है? ए नॉट और बी। और सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास हमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ए का नॉट।
तो टेबल मैंने उसी तरह बनाया हुआ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए का नॉट, तो हम ए का नॉट ले लेते हैं। 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0। जब आपको नॉट ऑपरेशन से बात समझ आनी चाहिए, फाइन। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ए नॉट का और ऑपरेशन करवाना है बी के साथ। ये मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि अब आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ये बात समझ आ जानी चाहिए थी। अब हम लोग नॉट ऑपरेशन ए नॉट का हम लोग और ऑपरेशन ले रहे हैं बी के साथ। सो 1 और 0 इज 1, और ऑपरेशन में एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 होती है। 1 और 1 इज 1, 0 और 0 इज 0, 1 और 0 इज 1, फाइन। तो ये हमारे पास जवाब आ गया ए नॉट और बी का। फाइनली हमने क्या करना है, हमने इसका जो है हमने इसका जो है एंड ऑपरेशन लेना है ए के साथ। हमने इस पूरे का एंड ऑपरेशन लेना है ए के साथ, तो हम ले लेते हैं। 0 एंड 1 इज 0, क्योंकि एंड ऑपरेशन में भी एक भी 0 आ जाए आउटपुट 0 होती है। 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज अगेन 0, सिर्फ एक जगह पे 1 है, 1 एंड 1 इज 1। आप इसको इस लिहाज से भी स्पीड से कर सकते हैं कि जब आपके पास एंड ऑपरेशन में एक भी 0 आ जाए तो आपको दूसरा एंटिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये हमारे पास जी फाइनली जवाब आ गया किसका, जो है आई एम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि हमारे पास क्या है 0001। ये हमारे पास जवाब आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, फाइन। मैं यहाँ पे अननेसेसरी जो है मार्क्स को रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ विजिबल हो जाए। तो ये हमारे पास जवाब आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। सिंप्लीफाई करने के बाद जवाब क्या था, ए एंड बी। तो क्या इन दोनों का जवाब सेम है? अगर सेम है तो इसका मतलब है, अच्छा ये एक चेक करने का भी तरीका होता है। अगर आपने ये चेक करने के आया आपने जवाब ठीक भी निकाला या नहीं, तो आप सिंपली ट्रूथ टेबल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ए एंड बी तो बड़ा सिंपल है, 0 और क्योंकि ए और बी ले रहे हैं तो 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1, एंड दैट्स इट। हमें बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जवाब इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हमने इसको ठीक सिंप्लीफाई किया था। ये नंबर 2 स्टेप हो गया ट्रुथ टेबल का। तो पहला स्टेप क्या था, मेरे साथ रिवाइज करें, पहले सिंप्लीफाई करें, और दूसरा स्टेप क्या है कि आप ट्रुथ टेबल से ये चेक करें कि जो आपने जवाब सिंप्लीफाई करके निकाला है आया वो ठीक भी है या नहीं है, फाइन। अब हमारे पास इसका लास्ट स्टेप आता है, जो कि मैंने यहां टेबल के अंदर जो है आई एम सॉरी सवाल के अंदर लिखा हुआ भी था कि हमने क्या करना है। हमने लॉ लगा के सिंप्लीफाई कर लिया, हमने ट्रुथ टेबल भी बना लिया। आखिरी स्टेप है कि हमने इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, लॉजिक डायग्राम हमने दोनों की बनानी है। किन दोनों की बनानी है? हमने गिवन एक्सप्रेशन की भी बनानी है, इसकी भी बनानी है, और हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की भी बनानी है। तभी आपको इसका असल फायदा पता चलेगा। सो हमने गिवन एक्सप्रेशन की भी लॉजिक डायग्राम बनानी है, और हमने गिवन एक्सप्रेशन की भी लॉजिक डायग्राम बनानी है, और हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की भी लॉजिक डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब ये लॉजिक डायग्राम बनाने का जो तरीका ये आपने बहुत ध्यान से समझना, बल्कि इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज दें और इन 2 स्टेप्स को जरा जल्दी से रिवाइज कर लें जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके बाद फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा लॉजिक डायग्राम। अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो अब हम लोग इसकी लॉजिक डायग्राम की तरफ आते हैं। ये 3 गेट्स मैंने यहाँ राइट साइड पे बनाए हुए। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें तो मैंने आपको इनके सिंबल्स बताए थे, मैं दोबारा यहाँ आपके लिए बना रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं और गेट। जब आपने याद रखना है ये 2 इनपुट और गेट है, क्योंकि इसकी 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। जिनको नहीं याद वो प्रीवियस लेक्चर में जाएँ और इन गेट्स के बारे में दोबारा से इंफॉर्मेशन लें जो मैंने पढ़ाया था। ये हम लोग इसको कहते हैं एंड गेट। आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। और फिर ये हमारे पास है नॉट गेट। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए 3 गेट्स की स्ट्रक्चर जो है वो आपको आनी चाहिए। अब मैं इसकी लॉजिक डायग्राम बनाने लगा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर आप इनपुट वेरिएबल लिख लेते हैं। मेरे पास 2 इनपुट वेरिएबल है, ए और बी। ये मेरे पास 2 इनपुट वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर लिख दी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इनपुट आईपी का मतलब इनपुट, VAR का मतलब वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने इनकी डायग्राम जो मैंने इस एक्सप्रेशन की डायग्राम बनानी वो मैंने उसी ऑर्डर में बनानी है जिस ऑर्डर में मैंने इसको सॉल्व किया था, या जिस ऑर्डर में मैंने बल्कि सॉल्व तो कहना बेहतर नहीं है, जिस ऑर्डर में मैंने इसका ट्रुथ टेबल बनाया था उसी ऑर्डर के अंदर मैं इसकी डायग्राम भी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, ए का नॉट। तो आपने जिस
ऑर्डर में ये ट्रुथ टेबल बनाया होता है उसी ऑर्डर में आप इसके डायग्राम बनाते हैं। ये आप लोगों के लिए एक हिंट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लेना है ए का नॉट। अच्छा, नॉट के लिए कौन सा गेट इस्तेमाल होगा? नॉट गेट। तो इसका मतलब है कि मुझे चाहिए एक अदद नॉट गेट। ये नॉट गेट मैंने यहां पे लगा दिया। अब मैंने नॉट किसका लेना है? ए का। तो मैं ए को इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करूंगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा? ए का नॉट आ जाएगा। मैं दोबारा बता दूं कि मैंने ए का नॉट लेना था, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया? नॉट गेट का। और नॉट गेट का सिंबल आपके सामने बना हुआ है। तो इनपुट में ए आ रहा है, ये इनपुट है, और आउटपुट में मुझे क्या रिसीव हो गया? ए का नॉट। प्लीज याद रखिएगा कि आपने हमेशा जब डायग्राम बनानी है तो आपने हमेशा ऊपर ये वेरिएबल्स को मेंशन करना है, वरना अगर डायग्राम कॉम्प्लेक्स हुई तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा वेरिएबल किस गेट के आउटपुट से आ रहा था। उसके बाद मैंने इसी ए नॉट का और ऑपरेशन कराना है बी के साथ, जो कि मेरे पास दूसरा स्टेप था ट्रुथ टेबल के अंदर। ए नॉट फिर और बी के साथ। अच्छा, और ऑपरेशन करा रहा हूं तो कौन से गेट का इस्तेमाल करूंगा बताएं? और गेट का, ऑब्वियसली। तो यहां पे मैंने लगा दिया और गेट। ठीक है जी, ये मेरे पास और गेट आ गया। और गेट की एक इनपुट क्या है? मैं इसको अरेज करके आपके सामने जरा क्लियर कर देता हूं। और गेट की एक इनपुट क्या है? एक और गेट की इनपुट है ए नॉट। तो एक तो मेरे पास आ गया ए नॉट। अगेन मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके ऊपर कि ये ए नॉट है, और आपने भी इसको हमेशा लिखना है ताकि आपको याद रहे। और दूसरी इनपुट क्या है? बी। तो ये मेरे पास आ गया बी। ठीक है, और आउटपुट क्या हो गई? ए नॉट और बी। फाइन, ये तो मेरे पास कंप्लीट हो गया। और आखिरी स्टेप क्या था कि मैंने इस ए नॉट और बी का एंड ऑपरेशन करवाया था ए के साथ। तो एंड ऑपरेशन करा रहा हूं तो कौन सा गेट का इस्तेमाल करूंगा? एंड गेट का। ये मेरे पास एंड गेट आ गया। एंड गेट, ये एंड के लिए मैंने ये वाला एंड गेट इस्तेमाल किया। सो एंड गेट की एक इनपुट क्या होगी? ए नॉट और बी, जो कि मेरे पास यहां पे पहले से मौजूद है, ए नॉट और बी। अच्छा, ये बात अब आपने ध्यान से समझनी है, इस पे कंफ्यूज ना आप कहीं हो जाए। दूसरी इनपुट मेरे पास क्या है? दूसरी इनपुट मेरे पास है ए। ये अब ये ए मैं कहां से लाऊंगा? ये ए मैं यहां से लेके आऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा इसके बाद ये ए नॉट है, तो आपने इसके बाद नहीं इसकी जो है लाइन लेनी, आपने इसको इस लाइन से या इस गेट से पहले ए को आपने चूज करना है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस हो गया। ये ए मैंने यहां से चूज किया। जब लाइन क्रॉस हो रही हो तो आप इस तरह का जंप यहां पे दे देते हैं। ठीक है जी, और ये मेरे पास दूसरी इनपुट आ गई। आई एम सॉरी, ये शायद थोड़ी विजिबल नहीं है, तो मैं इस लाइन को ज़रा दोबारा क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूँ कि मेरे पास ये ए है। मैं इस बार इसको यहाँ से जंप दे देता हूँ और दैट्स इट, ये मेरे पास आ गया ए। प्लीज़ आपने हमेशा इनपुट्स के ऊपर ये चीज़ लिखनी है, वरना आपको याद नहीं रहेगा जब डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो तो कौन सी इनपुट, कौन सी आउटपुट, कौन से गेट की है, दोनों इनपुट या आउटपुट। और ये एंड ऑपरेशन है, तो इसका मतलब मेरे पास हो गया ए, फिर एक इनपुट में तो ए हो गया, और एंड ऑपरेशन कराया मैंने इसका किसके साथ? ए नॉट और बी के साथ। मैं चाहूंगा कि आप इस डायग्राम को दोबारा से एक दफा जो मैंने प्रोसेस बताया उससे रिवाइज करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एक हिंट जो मैं यहां पे आपको देता चलूं, जो बड़ा जरूरी हिंट है, याद रखिएगा कि मेरे पास जितने ऑपरेटर्स हैं उतने ही मेरे पास गेट्स होंगे। ये बात जरा समझिएगा। कितने ऑपरेटर्स हैं? एक पहला ऑपरेटर, फिर दूसरा ऑपरेटर, और फिर तीसरा ऑपरेटर, इसलिए मेरे पास गेट भी 3 है, 1 2 3। तो यह बात हमेशा कंफर्म होगी कि जितने मेरे पास ऑपरेटर्स होंगे उतने ही मेरे पास गेट्स होंगे, अगर मेरे पास ऑपरेशन रिपीट ना होता हो। यह बात मैं आपको इस तरह बता देता हूं कि सपोज करें कि मेरे पास अगर मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे बता रहा हूं कि सपोज करें कि मेरे पास ए नॉट दोबारा आ जाता, मैं यहां पे लिखता एंड ए नॉट। तो ए नॉट क्योंकि अब 2 दफा आ चुका है, ए नॉट इधर भी है, ए नॉट इधर भी है, तो मैं नॉट गेट अब 2 दफा नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं एक ही नॉट गेट को 2 दफा इस्तेमाल करूंगा। तो अब मैं ऑपरेटर्स कितने होंगे मेरे पास? 1 2 3 और 4, बस। ये 5वां इसलिए कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। सो रिपीटेड ऑपरेटर्स को छोड़ के जो रह जाते हैं वो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। सो मेरे पास जितने ऑपरेटर्स थे कितने थे? 1 2 3, जितने ऑपरेटर्स थे उतने मेरे पास गेट्स आ गए। ठीक है जी, तो ये जो डायग्राम बन गई मेरे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन की, और आपको ये शायद समझ भी आ गई होगी। ये हमने किसके इक्वल रखा था? ए एंड बी के साथ। तो ये तो मैंने ओरिजिनल एक्सप्रेशन की डायग्राम बनाई। अब हमें डायग्राम बनानी है किसकी?
सिंप्लीफाइड की, तो इसकी अलग बनेगी डायग्राम और इसकी अलग बनेगी। सो मेरा ख्याल है कि अब आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन की डायग्राम समझ आ गई है। तो सिंप्लीफाइड की डायग्राम तो है भी बहुत आसान। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की डायग्राम क्या है, सिर्फ ए एंड बी। इसका मतलब है कि सिर्फ एक एंड गेट इस्तेमाल होगा, तो इसकी एक इनपुट में ए होगा, दूसरी इनपुट में बी होगा, और आउटपुट इसकी क्या होगी, ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स मैंने यहां पे ड्रॉ आपके सामने की हुई हैं। अब यहां पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जितनी भी हमने पहले सारी मेहनत की, ये उसी मेहनत को मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं। बोलियन अलजबरा का फायदा क्या होता है कि वो एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देता है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देता है इसमें। इसका एडवांटेज क्या आपको यहां नजर आ रहा है, मैं आपको इसका एडवांटेज दिखाता हूं। यहां पे कितने गेट्स लग रहे हैं, 1 2 3, और ट्रुथ टेबल ने हमें बताया कि जो काम ये एक्सप्रेशन करता है वही काम ये एक्सप्रेशन करेगा, क्योंकि दोनों का जवाब तो सेम है। फाइन, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम ये सर्किट करेगा, जो काम ये सर्किट करेगा, वही वाला काम ये वाला सर्किट करेगा। तो इसमें से बड़ा सर्किट कौन सा है, बड़ा सर्किट ये वाला है, और छोटा सर्किट कौन सा है, ये वाला है। जो काम ये सर्किट करेगा वही काम ये वाला सर्किट भी करेगा, तो हम बड़ा सर्किट क्यों लगाएं। एंड दैट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, कि हम लोग लार्जर सर्किट्स को स्मॉलर सर्किट्स में रिड्यूस करते हैं। वजह, इस गेट को भी चलने के लिए पावर चाहिए, इस गेट को भी चलने के लिए पावर चाहिए, इस गेट को भी चलने के लिए पावर चाहिए। तो जो काम हम लोग 3 गेट से करवा रहे थे, वही काम अब सिर्फ कितने गेट्स के साथ हो रहा है, सिर्फ 1 गेट के साथ। तो जो काम 3 गेट्स के साथ हो रहा था यहां पे, वो काम यहां पे सिर्फ 1 गेट के साथ हो रहा है। दोनों के जवाब भी एक जैसे हैं। दैट इज द मैजिक ऑफ बूलियन अलजेब्रा। और इसी वजह से ओवर टाइम कंप्यूटर्स का साइज भी रिड्यूस होता गया, हम सर्किट्स को सिंप्लीफाई करते गए और सर्किट का साइज रिड्यूस होता गया। इसलिए अब आपको कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में नजर आते हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और सरप्राइजिंगली ये बात बोलियन को उस टाइम नहीं पता थी जब उसने ये अलजबरा डेवलप किया, कि वो जो अलजबरा बना रहा है वो फ्यूचर में कंप्यूटर्स के लिए कितना मददगार साबित होगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको रिवाइज करें। मेरे पास 3 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरे साथ रिवाइज करें, सिंप्लीफाई करना है, फिर मैंने ट्रुथ टेबल बनाना है, और फिर मैंने लॉजिक डायग्राम बनानी है। और आपने अब आइंदा से हर प्रॉब्लम में यही करना है, सिंप्लीफाई करें, उसको चेक करने के लिए ट्रुथ टेबल बनाएं और डायग्राम बनाएं, दोनों की, ओरिजिनल एक्सप्रेशन की भी या गिवन एक्सप्रेशन की भी और सिंप्लीफाइड की भी। अब मैं चाहूंगा कि आप यहां पे इसको पॉज करें, आप जल्दी से इस एग्जांपल को रिवाइज करें, और मैं आप, क्योंकि अब ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं आपको सिर्फ आगे एक असाइनमेंट में बता दूं जो अब आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में सबमिट करवाएंगे, और वो प्रॉपरली अपलोड होगी। और उसके बारे में फिर मैं आपको छोटे से पॉज के बाद दोबारा बताता हूँ। अगर आपने रिवाइज कर लिया तो मैं अब आपको आपकी असाइनमेंट बता देता हूँ। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, एक प्रॉब्लम नंबर 1 जहाँ पे दिया हुआ, प्रॉब्लम नंबर 2। आपने इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए दोनों काम करने। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस प्रॉब्लम के लिए तो आपने दोनों चीज़ें करनी है। आपने पहले, बल्कि तीनों चीज़ें, आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, आपने इसकी लॉजिक डायग्राम भी बनानी है, और आपने इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है। जब ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसके अंदर आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे और इसका सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब ये ट्रुथ टेबल काफ़ी मुश्किल बनेगा, क्योंकि ये 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल है, A B C D, और ये आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 4 कितना है, 16। तो जो आपने हेक्साडेसिमल का टेबल बनाया था वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब ये क्योंकि थोड़ी सी आपको ये काम, ये जॉब थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन आपने इसको करना है, आपके पास पूरा टाइम है, आपके पास 1 वीक है। आप इसको आराम से 1 या 2 दिन में, आप सिर्फ 1 दिन में इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, अगले दिन आप इसकी डायग्राम बनाएं। तो अब आपने इन दोनों, बल्कि आपने इसके लिए दोनों काम करने हैं। आपने इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए इसको सिंप्लीफाई भी करना है, और आपने इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है, और आपने इसकी लॉजिक डायग्राम भी बनानी। दैट इज योर असाइनमेंट। इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता चलूं। इस वाले प्रॉब्लम के लिए हिंट ये है कि आप ट्रुथ टेबल में 1 और A कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है जी। अगर A में लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 0 0 1 1, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब आप A और 1 लिखेंगे तो आप सिंपली इसके अंदर 1 को और करते जाएंगे। 0 और 1 क्या होगा, 1, 0 और 1 क्या होगा, 1, 1 और 1 क्या होगा, 1, और 1 और 1 क्या होगा, 1। ठीक है, यही काम आप जो है कभी फ्यूचर में आपके पास है तो आप यही करेंगे। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बाकी जो चीज़ है वो आपके लिए टोटली क्लियर है। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन जब तक आप इसको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, मैं ये बात जानता हूँ कि शायद आपको ये चीज़ फील होती होगी
कि जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराया और जो यहाँ दिया जा रहा है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का फ़र्क है। सो प्लीज़ डोंट वरी, मैं तो फ्यूचर में इसको डिस्कस करूँगा ही, जैसे कि मैंने आज के लेक्चर में प्रीवियस असाइनमेंट को डिस्कस किया था। लेकिन ये असाइनमेंट अब आपने प्रॉपरली सबमिट करवानी है, इसकी ड्यू डेट आपको दी जाएगी। ये आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर से एक दिन पहले सबमिट करवाएंगे, उसकी जो भी ड्यू डेट बनती है वो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और आपने इसको नीट, इसकी मैं गाइडलाइंस ये हैं कि आप एक वाइट पेपर के ऊपर इसको नीटली आप इसको सॉल्व करेंगे अपने हाथ से। आप चाहें तो आप लैपटॉप्स के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में भी ट्रूथ टेबल्स बना सकते हैं। जो लोग एक्सेल वगैरह के ऊपर काम करना चाहते हैं, मुझे उस पर जो है किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये है कि आप चाहे इसको हाथ से सॉल्व करें, चाहे आप उसको लैपटॉप से बनाएं, आपने सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन करनी है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस।